बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे नॉन करंट एसिड्स की कॉस्ट से रेलिवेंट कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल हो सकते हैं। तो फर्स्ट टू पॉइंट्स को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट से रेलिवेंट कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। प्रीवियस लेक्चर में काफी सारी एग्जांपल्स हम लोगों ने डील कर ली थी। उन्हीं एग्जाम्पल्स को बेस बनाकर आपको आज वाले ये पॉइंट समझ आ जाएंगे। जैसे कि अब देखें, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में बेटा परचेज कॉस्ट को दोबारा से नहीं शामिल करेगा। वो तो फर्स्ट वाले पॉइंट पर हमारे पास हो गई थी। इसी तरह से इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का पार्ट अब नहीं बनाएगा। वो पहले पॉइंट में ही उसने बता दी थी। उनके अलावा बाकी चीजें यहाँ पर लेकर आएंगे और उसमें आपसे कहता है कि वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन। अब ये देखें बेटा, अगर आप लोग कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग में लाजमी बात है मटेरियल, तो बिल्डिंग का जो मटेरियल है वो तो यूज होना ही है। आप उसकी कॉस्ट शामिल करेंगे। लेकिन उस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो आप लोगों ने वर्कर्स लगाए हुए हैं और उनको जो वेजेस पे कर रहे हैं, क्या वो बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे? तो इसीलिए आपसे कहा गया है कि जो आप लोग वेजेस वगैरह पे करेंगे, तो वो अपने वर्कर्स को नॉन करंट एसेट्स की कंस्ट्रक्शन के लिए या उसकी एक्विजिशन के लिए, तो वो भी उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ साइट प्रेपरेशन इंक्लूडिंग मटेरियल्स एंड लेबर कॉस्ट। अच्छा बेटा, कभी कभी ऐसा होता रहता है कि कोई नॉन करंट एसेट्स आप परचेज करते हैं ना, तो उसके लिए साइट की प्रेपरेशन भी करवाई जाती है। उसके बाद उस एसिड को आके यहाँ पे महफूज किया जाता है। जैसा कि आप लोग अक्सर देखें ना, तो फैक्ट्रीज वगैरह का अगर कभी विजिट करें, तो उनके ऑफिस लश पश बने हुए होते हैं। लेकिन जहां पर उनके प्लांट एंड मशीनरी होती है ना, वो एक रॉ स्ट्रक्चर होता है। वो फैक्ट्री को इतनी बहुत अच्छी नहीं बनी हुई होती। वो एक रॉ स्ट्रक्चर होता है। वो सिर्फ इतना होता है कि हमारी उस मशीनरी को प्रोटेक्ट कर सके धूप से, गर्मी से, सर्दी से, बारिश से। वो मशीनरी बस महफूज रहे, उससे ज्यादा उसके ऊपर खर्च नहीं किया जाता। दूसरी बात ये होती है कि वो पीस ऑफ लैंड अपना नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट पर होता है, 5 साल 10 साल का। उसके बाद वहां से उसको रिमूव करना होता है। तो इस वजह से भी वो उसका रॉ स्ट्रक्चर बनवाते हैं, लेकिन अपना ऑफिस कमाल का बना के रखते हैं। अब यहां पर देखें, जो हैवी किस्म के जनरेटर होते हैं ना, ये भी तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका नॉन करंट एसिड है। लेकिन जनरेटर के लिए अक्सर आपने देखा होगा, एज इट इज उसको जमीन के ऊपर नहीं रखा जाता। उसको जमीन की हाइट से ना थोड़ा सा बुलंद करके रखा जाता है। बस आप उसके लिए एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो क्या उसके ऊपर वो ईंट वगैरह जो बजरी वगैरह क्या नहीं यूज हुआ होगा? तो वो मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज हुआ होगा। क्या आपने वो खुद बना लिया होगा? नहीं, उसके लिए लेबर भी हायर की होगी। तो कहते हैं कि अगर कोई नॉन करंट एसिड ऐसा है जिसके लिए आपको खास तौर पर किसी किस्म की कोई साइट प्रिपेयर करवानी पड़ी, तो उसके एक्सपेंसेस भी आपने कॉस्ट ऑफ एसिड को देने हैं। ऑल राइट। अच्छा, जैसे आप ये सुन लें, जैसे एसी, एसी लगाना होना, तो उसके आउटर के लिए ना दीवार के अंदर ना एक सुराख करके ना उसके पाइप को गुजारा जाता है। अब ये काम इलेक्ट्रिशियन भी कर देते हैं। वो ये भी कह सकता है कि नहीं भाई, इसके लिए किसी और मजदूर को बुलाओ, ताकि वो ना यहाँ पर एक होल सा करके दे ताकि वहां से पाइप गुजार सके। तो वो एक किस्म की साइड प्रेपरेशन होती है, क्योंकि उसके बगैर आप इसके आउटर को बाहर सेट नहीं कर सकेंगे। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है? फिर हमारे पास आ जाता है इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट। अब ये एग्जांपल मैंने कल भी आप लोगों को दे दी थी। बेसिकली लोडिंग एंड अनलोडिंग के चार्जेस आपकी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाते हैं। लोडिंग एंड ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि एक तो रिक्शे वाला किया हम लोगों ने कि भाई वो आया, एसी को उसने यहां तक हमारी लोकेशन तक पहुंचा दिया। लेकिन उसके साथ साथ एसी को रिक्शे में रखना, और जब घर पे पहुंच गए लोकेशन पर, तो वहां से उतार के अनलोड करके घर में रखना, उसके लिए भी तो चार्जेस पे किए थे। तो वो आ जाते हैं हमारे पास इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस में। क्लियर? डिलीवरी से मुराद ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग से मुराद है लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस। राइट। नेक्स्ट देखें, कहते हैं इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट। बेटा बहुत से हमारे एसेट्स ऐसे होते रहते हैं जो हम लोग न्यू परचेज करते हैं ना,
तो उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट अलग अलग से होते हैं। मतलब जब आप घर जाएं इसको यूज करने लगे तब आपने इन सबको इकट्ठा कर लेना है, उस सारे डिफरेंट पार्ट्स को एक ही यूनिट बना लेना, इसे कहा जाता है असेंबल करना। इसे कहा जाता है असेंबल करना। अब इसी के साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं कि इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रीशियन सबसे पहले उनको असेंबल करेगा, फिर उसकी इंस्टॉलेशन। अब कुछ जो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी की बात करें ना, मॉडर्न जो प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास आ रहे हैं वो सारे कंप्यूटराइज्ड हैं। आप बाहर से मंगवाते हो, यहां पर ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी फैक्ट्री एक ही मर्तबा में आके आपके पास आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की सिचुएशन में आती है। इवन कि एक गाड़ी देख लें जो बाहर से इंपोर्ट्स होकर आती हैं, या यहां पर जितने भी यूनिट्स बने हुए हैं तो पाकिस्तान में उनके असेंबल यूनिट्स मौजूद हैं। गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है, बन के बाहर से आती हैं। यहां पर उनका इंजन आ जाएगा, उनका एक्सटीरियर आपके पास आ जाएगा, उनका इंटीरियर आ जाएगा। यहाँ के जो लोग हैं उनको इकट्ठा करके एक यूनिट बना देंगे और आपके पास वो कंप्लीट यूनिट तैयार हो जाता है। अब वो अवेलेबल फॉर सेल है, अवेलेबल फॉर यूज है। तो उसके बाद उसकी इंस्टॉलेशन, कि अगर उसमें किसी किस्म के कोई सॉफ्टवेयर वगैरह करने हैं, क्योंकि उसके बगैर तो उसने चलना ही नहीं है। गाड़ियों का भी यही हाल होता है, उसके सॉफ्टवेयर किए जाते हैं। बाकी प्लांट एंड मशीनरी जो कंप्यूटराइज्ड है उनके भी पहले सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हें कहा जाता है इंस्टॉलेशन। क्लियर? तो आप देखें, विदाउट इंस्टॉलेशन एंड असेंबलिंग क्या आप लोग उस एसिड को यूज कर सकते हो? तो उसने फर्स्ट पॉइंट में ही आपको बता दिया था कि आप लोगों ने लोकेशन एंड कंडीशन, और कौन सी कंडीशन? अवेलेबल फॉर यूज। तो हम लोगों ने उसको अवेलेबल फॉर यूज में लेकर आना है। और जब तक इंस्टॉलेशन या असेंबलिंग नहीं होगी, क्या अवेलेबल फॉर यूज है, तो वहां तक के सारे एक्सपेंसेस आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बना देने हैं। ये पॉइंट क्लियर? फिर कहते हैं कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द एसिड इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि इसने यहां पर इसको थोड़ा सा लिखा है, लेकिन मैं इसको जरा मजीद बयान करूंगा, जरा डिटेल्स में इसको डिस्कस करेंगे। देखिए भाई, जब हमारे पास कोई भी एसिड तैयार हो जाता है तो सबसे पहले आपको पता है वो मैकेनिक खुद तैयार उसको चेक करता है। तो यहां पर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी की। हम लोगों ने जापान से प्लांट एंड मशीनरी मंगवाया, बिल्कुल मॉडर्न जदीद किस्म का। यहाँ के लोगों को पता ही नहीं था इसको रन कैसे करना है, और उनको पता ही नहीं था असेंबल कैसे करना है, इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने जापान से ही उनके मैकेनिक्स बुलवाए। उन्होंने यहां पर आके असेंबल कर दिया, इंस्टॉलेशन कर दी। उन्होंने कहा भाई रेडी टू यूज है। मैंने कहा मैं कैसे मान जाऊं, मुझे रन करके दिखाओ, इसको चलाओ और फिर मुझे इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताना। उन्होंने कहा ठीक है हम चला के दे देते हैं, मंगवाओ डीजल मंगवाओ इसको चलाने के लिए, मटेरियल लेकर आओ, इसके ऊपर जो प्रोडक्शन बननी है। क्या वो मटेरियल की कॉस्ट नहीं आएगी? क्या वो डीजल वगैरह उसको चलाने का एक्सपेंस नहीं आएगा? अच्छा, वो जो रन हो रहा है ना, वो सिर्फ टेस्टिंग है उसकी, कि क्या ये प्रॉपर तरीके से रन हो रहा है। या हमें जिस तरह कहा गया था कि ये 1 घंटे में 1000 यूनिट बना के देगा, मैं उसे कहूंगा ये ले भाई मटेरियल, मुझे 1 घंटे में 1000 यूनिट जरा बना के दिखा। हो सकता है बाद में ना बनाए। तो वो सिर्फ हम लोग उसका टेस्ट रन कर रहे हैं। तो कहते हैं कि टेस्ट रन करने की अगर किसी किस्म की कोई कॉस्ट आती है तो वो भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएगी। अब जितना भी उस टाइम पे आपका मटेरियल लग गया वो सारे का सारा कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेगा। हालांकि अगर आप बाद में जब प्रोडक्शन करेंगे वो कभी भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बने। सिर्फ टेस्ट रन के लिए अगर कोई ऐसा एक्सपेंस किया है तो वो कॉस्ट ऑफ एसिड पे जाएगा। मेरा 100 रुपए का एक्सपेंस हो गया, कॉस्ट ऑफ एसिड पे चला जाएगा। अब इसके बाद इसकी दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि जो प्रोडक्शन आप लोगों ने की थी, जो सैंपल तैयार किए थे आप लोगों ने, क्या वो सैंपल जाय कर दोगे? नहीं, बिजनेसमैन है ना, तो उसने उन सैंपल्स को भी सेल करना है। वो किसी ना किसी कीमत पर सैंपल्स को जाके सेल करेगा। और अगर उस सैंपल के सेल करने पर उसको किसी किस्म की कोई प्रोसीड्स मिल जाती हैं, मतलब कुछ ना कुछ रेवेन्यू उसने जनरेट कर लिया, उसने 1 घंटे में जो 1000 यूनिट बनने थे वो 1000 यूनिट बन गए,
उसका टोटल एक्सपेंस भी आ गया, चले 5,000 रुपए का एक्सपेंस आ गया। उसने ना बाद में 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से वो सारे यूनिट सेल करती है मार्केट में, क्योंकि एक सैंपल यूनिट्स थे, एक फाइनल उसकी प्रोडक्ट नहीं थी। उसे 2,000 रुपए मिल गए ना, तो कहते हैं कि जो टेस्ट रन कॉस्ट है 5,000 रुपए लेस 2,000 रुपीज, वो जो आपको रिकवर हो गए हैं। तो आपने रिकॉर्ड कितना जाके करना है, 3,000। और अगर आपको ये प्रोसीड्स नहीं मिल रही किसी किस्म की, तो फिर 5,000 पूरा जाके रिकॉर्ड कर दोगे। अगर 5,000 का एक्सपेंस किया और वो सैंपल भी 5,000 रुपए में सेल हो गया, तो फिर कुछ भी जाके शामिल करने की जरूरत नहीं है। अगर 5,000 रुपए का एक्सपेंस हुआ लेकिन जो आप लोगों ने सैंपल बनाया वो 6,000 रुपए का बिक गया, तो कुछ ना करना। फिर ये नहीं है कि 1,000 रुपए जाकर आप लोग लेस कर दो कॉस्ट ऑफ एसिड। कॉस्ट ऑफ एसिड में फिर कुछ नहीं करना। अगर टेस्ट रन कॉस्ट है तो आप लोगों ने उसमें ऐड कर देनी है। टेस्ट रन कॉस्ट आपके कॉस्ट ऑफ एसिड का हिस्सा बन जाएगी। ऑलराइट, नेट ऑफ सेल प्रोसीड्स, नेट ऑफ सेल प्रोसीड। अब अगर सेल प्रोसीड आपकी कॉस्ट से कम है, तो जितनी अमाउंट का डिफरेंस है वो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर सेल प्रोसीड ज्यादा है तो डू नथिंग, फिर आपने कुछ भी नहीं करना। ये बात समझ आई कि अगर सेल प्रोसीड 1,000 रुपए की बिक, जो 6,000 रुपए की बिक जाती हैं, एक्सपेंस था 5,000 रुपए का, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कॉस्ट ऑफ एसिड में से 1,000 रुपए लेस कर लो। लेस कुछ नहीं करना। ये बात समझ आ गई। हाँ, अगर कोई आपका एक्सपेंस है तो वो ऐड जरूर कर देना। ओके, द लास्ट वन इज प्रोफेशनल फी सच एज आर्किटेक्ट सर्वेयर्स फीस। अब क्या होता है कि सपोज आप लोगों ने एक पीस ऑफ लैंड परचेज किया, तो आपको पता है कि पीस ऑफ लैंड अपने नाम भी करवाना पड़ता है। आपने एक गाड़ी परचेज की, अब बोलते हैं गाड़ी अपने नाम भी करवानी पड़ती है। क्या अपने नाम ट्रांसफर करवाने के लिए फी नहीं लगेगी? वो प्रोफेशनल फी है, और वो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाती है। फिर आपने एक बिल्डिंग बनवानी है उस लैंड के ऊपर, क्या बिल्डिंग के लिए सबसे पहले नक्शा नहीं बनवाओगे? तो नक्शे के लिए क्या आर्किटेक्ट को कोई फी नहीं पे करोगे? तो वो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेगी, बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? नेक्स्ट देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, और इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ एसिड डिटरमिन करके देनी है। पूरी एग्जाम्पल अच्छे तरीके से पढ़ो और मुझे बताओ कि हम लोग अपनी बुक्स में इस नॉन करंट एसिड्स को, मशीनरी को, कितनी अमाउंट पर जाके रिकॉर्ड करेंगे। शाबाश। एग्जाम्पल नंबर 2 अच्छे से पढ़ के इधर देखो क्या कुछ इसमें शामिल होना चाहिए, सोल्यूशन ना देखें। अच्छा बेटा, अब सेम जो हम लोगों ने ऊपर कॉन्सेप्ट से पढ़े थे ना, उसके लिए ये एक छोटी सी एग्जांपल आपके पास आ गई थी। अब यहां पर देखें, हमें अपने फिक्स एसेट रिकॉर्ड करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हमने उसको रिकॉर्ड कौन सी अमाउंट पे करना है। उसके बाद वाला काम तो बाद में स्टार्ट होगा, डेप्रिसिएशन तो बाद में स्टार्ट होगी। पहले ये तो देखो कि वो एसेट आपको कितने में पड़ा, फिर उस अमाउंट की जाके हम लोगों ने डेप्रिसिएशन स्टार्ट करनी है। अब यहां देखिए आपके पास कहता है एन एंटिटी परचेज्ड सम हैवी मशीनरी, द इनवॉइस ऑफ द मशीनरी शोड द फॉलोइंग आइटम। कॉस्ट ऑफ मशीनरी भाई शामिल हो जाना है इसने, और ये देख लें कि ऑल अमाउंट्स इन रुपीज 1,000। अब जिस तरह से हमारे पास ये मौजूद होना राउंडिंग ऑफ, आपने अपनी राउंडिंग ऑफ को बिल्कुल वैसे लेके चलना होता है। अगर बुक वाला जो राउंडिंग ऑफ करे आपने वैसी राउंडिंग ऑफ कर देनी है। अदरवाइज एमसीक्यूज पे देख लेना कि उन्होंने कैसी राउंडिंग ऑफ की हुई है। तो बहुत कम ऐसे चांसेस हैं कि एमसीक्यूज में कोई राउंडिंग ऑफ हो, एमसीक्यूज में नहीं होगी, फुल अमाउंट्स होंगी। तो इन बातों का जरूर ख्याल रखना है। अच्छा, ये शामिल हो जाएगी इसमें, हमें हम में से किसी को कोई एतराज नहीं होना। फिर कहता है कॉस्ट ऑफ डिलीवरी शामिल कर दे 900 को। फिर कहता है कॉस्ट ऑफ 12 मंथ्स वारंटी ऑन द मशीनरी। हाँ जी, 12 मंथ्स वारंटी ऑन द मशीनरी इररेलेवेंट कॉस्ट है, इसमें शामिल नहीं होना। अच्छा, कौन कौन सी कॉस्ट शामिल नहीं होती ये अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके साथ।
कहते हैं टोटल अमाउंट्स पे। अच्छा, इन सब का टोटल किया तो ये हमारे पास आ गया। मतलब इन दोनों में से सिर्फ ये दो अमाउंट्स हैं जो कि कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बननी थी। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं इन एडिशन द एंटिटी इनकर्ड ₹3.4 million। अगर आप लोग इसको इन ₹1000 कन्वर्ट करोगे तो ये 3400 बन जाएगा। इन मेकिंग मॉडिफिकेशन to its factory so that the heavy machinery could be installed। तो ये आपके पास डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है, ये आपके कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएगा। फिर कहते हैं व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इन द एंटिटीज मशीनरी अकाउंट। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या आ जानी है, 50,300। क्या आप लोगों ने ये अमाउंट फाइंड की? अच्छा, अब इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें डिस्कस कर लेने चाहिए। एक तो बेटा, हर वो एक्सपेंस जो आप लोग कोई भी नॉन करंट एसिड परचेज करते हुए वन टाइम एक्सपेंस करो, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर कोई आपके पास ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन है, चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा था वन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन। ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन कभी भी आपके कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बन। मैंने ना इस चीज को ना एक सिंपल वर्ड्स में कह दिया। अब मैं इसको ना जरा एक्सप्लेन करता हूं मजीद विद एग्जांपल कि बेसिकली मैंने आपसे क्या कहा। देखिए, जैसे कि हमारे पास इंश्योरेंस, इंश्योरेंस दो किस्म की होती है। एक हमारे पास होती है एनुअल इंश्योरेंस और दूसरी हमारे पास होती है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। एक हमारे पास आएगी एनुअल इंश्योरेंस और दूसरी हमारे पास होती है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट से क्या मुराद है? रास्ते में, ऑन द वे। इन ट्रांजिट से मुराद बेटा, जब हम लोग कोई एसिड परचेज करते हैं, अभी कुछ देर पहले एक भाई बात कर रहे थे एसिड के डैमेज हो जाने की, कि अगर वो डैमेज कॉस्ट आ जाए तो हम उसका क्या करेंगे। देखिए भाई, उस डैमेज को महफूज करने के लिए हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। जैसे हम लोग भी गाड़ियों में सफर करें ना, तो हमारी इंश्योरेंस होती है। खासतौर पे जब आप हवाई जहाज पे सफर करें तो आप हर पैसेंजर की इंश्योरेंस होती है कि इन केस कोई हादसा हो जाता है तो आप लोग इंश्योर्ड होते हो। अच्छा, उसके अलावा एसिड की बात कर लेते हैं कि भाई आपका एसिड सपोज आपने बाहर के किसी कंट्री से मंगवाया तो वो कराची बंदरगाह पे बहरी जहाज के जरिए पहुंच गया। अब आपको वो एसिड चाहिए था लाहौर में। ये स्टोरी की स्टोरी होती है, लेकिन इनमें बहुत से कॉन्सेप्ट छुपे हुए होते हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर जाएंगे। अब मेरी बातें गौर से सुनिएगा। कराची बंदरगाह पर आपका एसिड पहुंच चुका, उन्होंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि मिस्टर ए, आपका एसिड आ चुका है और विद इन 2 डेज आप आके हमसे ये अपना एसिड रिकवर कर लें। आप उनके पास जाएंगे। जब आप उधर जाएंगे ना, तो बेटा बहरी जहाज, हवाई अड्डे पे चले जाओ, एयरपोर्ट, वहां पर भी कस्टम ड्यूटीज वाले मौजूद होते हैं। और अगर ये आप पोर्ट पर चले जाएं, बंदरगाह के ऊपर चले जाएं, वहां पर भी कस्टम ड्यूटीज वाले मौजूद होते हैं। आप एसिड ऐसे नहीं लेकर आ सकते, उसके ऊपर जो भी इंपोर्ट ड्यूटीज होंगी वो लगाएंगे और आपको वो पे भी करनी पड़ेगी। जब तक आप वो इंपोर्ट ड्यूटीज पे नहीं करोगे, आप अपना एसिड उनसे लेकर नहीं आ सकते। डायरेक्ट कॉस्ट है, आपकी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएगी। आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ आ चुकी होगी, क्योंकि हम लोग पहले भी इस बात पे डिस्कशन कर चुके हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, साथ में बंदरगाह वालों ने कहा भाई साहब हमें 5,000 रुपए दे के जाना। मैंने कहा क्यों? कहती है जनाब हमने आपसे कहा था 2 दिन में अपना एसिड रिकवर कर लेना और तुम 5 दिन के बाद आए हो, तो हम लोगों ने इतने दिन आपके एसिड की हिफाजत की है, उसके हम लोग चार्जेस ले रहे हैं आपसे। अब ये जो 5,000 रुपये अगर नहीं देते तो एसिड फिर भी नहीं मिलता। लेकिन ये 5,000 रुपये आपको क्यों देने पड़े? क्योंकि आप लेट डिलीवरी रिसीव करने जा रहे हैं। इसमें एसिड का कोई कसूर है? कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगा। ओके, ये बात समझ आ गई सब बच्चों कि भाई आपकी गलती की वजह से अगर आपको कोई फाइन हो जाता है
या आपकी गलती की वजह से कोई डैमेज हो जाता है, तो वो कॉस्ट कभी भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगी। ये आपकी गलती थी, तो ये कभी भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगी। ये बात समझ आ गई? इन्हें कहा जाता है, ऐसे चार्जेस को कहा जाता है डेमोरेजिस चार्जेस। नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसिड। और ये क्या होते हैं कि अगर आप लोग बंदरगाह पर, पोर्ट पर लेट डिलीवरी रिसीव करते हो, तो उसकी वजह से जो आपको एडिशनल एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, उन्हें कहा जाता है डेमरेजेस चार्जेस। ऑल राइट। हमेशा, या बहुत सी बेटा ऐसी बातें जो आपकी बुक में बयान नहीं है, तो आपको एक टीचर ने बतानी होती है। तो यहां पर और एग्जाम में ये बातें आती हैं, जो यहां पर आपका टीचर आपको बता रहा होता है। तो इसीलिए आपका एक्टिव माइंड होना बहुत जरूरी है। आपको ये बुक्स में कहीं नहीं चीजें नजर आएंगी। लेकिन अब आपने ये याद रखना है कि डेमरेजेस चार्जेस क्या होते हैं, कि अगर हम लोग लेट डिलीवरी रिसीव करते हैं, तो उसकी पेनल्टी के तौर पर जो हम लोग चार्जेस पे करते हैं पोर्ट वालों को, उन्हें डेमरेजेस चार्जेस कहते हैं। और वो हमारी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं होते। ऑल राइट। अच्छा, फिर क्या हुआ? वहीं पे इंश्योरेंस वाले मौजूद होते हैं। कहते हैं भाई इतना कीमती एसिड कहाँ लेके जाना है? हमने कहा लो लेके जाना है। कहते हैं भाई फिर बगैर इंश्योरेंस के जा रहे हो, इन केस रास्ते में चोरी हो जाए, डैमेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, भाई इसकी इंश्योरेंस करवा लो, कि इन केस कोई डैमेज हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी वालों से तुम क्लेम तो कर सको। वरना तुम्हारा करोड़ों का एसिड है, अगर डैमेज हो गया तुम्हारे तो करोड़ों रुपीस गए, मैं इंश्योरेंस करवाऊंगा। और वो इंश्योरेंस कब तक की होती है? वो 1 साल की नहीं होती। वो सिर्फ एसिड को कराची से लाहौर तक पहुंचने की इंश्योरेंस है। जैसे ही वो लाहौर पहुंच गया और एसिड सही सलामत पहुंच गया, तो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने दुआ की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनकम आ गई, और मेरा पैसा जाया हो गया। और जब तक वो रास्ते में होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी वालों को भी नींद नहीं आती कि इंश्योरेंस हो या 50,000 रुपए की, और अगर डैमेज हो गया 5 करोड़ रुपए का, तो मुझे तो देना पड़ जाएगा। ओके। लेकिन हर सिचुएशन में भी ऐसा नहीं होता ना कि हर टाइम डैमेज होता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो मैं इंश्योरेंस अब लोकेशन तक लाने के लिए वो जरूरी है, ताकि सही सलामत पहुंच जाए। तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसिड होती है। और डैमेज हो गया, नहीं वो तो फिर कंफर्म जन्नती। तो बेटा, जो आप लोगों के पास एनुअल इंश्योरेंस है, वो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगी। लेकिन जो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है, वो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाती है आप लोगों के पास। अब इन ट्रांजिट की आपको समझ आ गई, किस लोकेशन तक लेके आने का एक्सपेंस था वो। अब उसके बाद वो इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई है। अब क्या करना है कि एनुअल इंश्योरेंस भी मौजूद होती है, जैसे गाड़ियों की एनुअल इंश्योरेंस हमारे पास मौजूद है, कि हम लोगों ने ना हर साल की इंश्योरेंस करवाई हुई होती है, कि इन केस अगर इस साल में गाड़ी को किसी किस्म का कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो क्लेम हम इंश्योरेंस कंपनी वालों से करेंगे। तो बेसिकली हमारा अपना लॉस नहीं होता, वो इंश्योरेंस कंपनी वाले हमें रीइंबर्स कर देते हैं, जितना भी लॉस होता है वो हमें वापसी दे देते हैं। ये जो है ना एनुअल इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये आपकी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बन। इसी तरह से ये जो वारंटी कॉस्ट लिखी हुई थी ना बेटा, ये 12 मंथ्स वारंटी कॉस्ट, मतलब 12 मंथ्स के बाद दोबारा से आपने पे करनी है, ये भी एक किस्म की ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन बन गई। तो बेटा ये कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगी। ये बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा फिर सुने,
बेटा वहां से आप लोगों ने अपने एसिड की इंश्योरेंस करवाई, कराची वगैरह से इंपोर्ट ड्यूटीज भी के पे कर दी, कोई डैमेजेस चार्जेस थे वो भी आप लोगों ने पे कर दिया, ट्रांसपोर्टर को हायर कर लिया। अब ट्रांसपोर्टर को जो पैसे दोगे वो भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएगा, और वो सफर करना शुरू हो गए। बात समझ आ गई? रास्ते में उनका चालान हो गया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, वार्डन ने पकड़ लिया, उन्होंने ड्राइवर साहब से लाइसेंस मांगा और उसके पास लाइसेंस नहीं था, और उन्होंने 5,000 रुपए का चालान कर दिया। तो इसमें आपके एसिड का कोई कसूर नहीं है, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगा। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, फिर आपको पता है जब हम लोग ये मोटरवे वगैरह पे सफर करते हैं तो हमारे पास वो टूल प्लाजे आती हैं, चुंगी टैक्स लिए जाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाओ तो चुंगी टैक्स लगते हैं। आप लोग मर्दों में से अक्सर को पता होगा, वो जो झोपड़ी बना के बैठे हुए होते हैं तो वो चुंगी टैक्स लग रहा होता है, एक डिस्ट्रिक्ट से जब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप एंटर हो रहे होते हो तब दिया जाता है। जब मोटरवे पे सफर करने के लिए टोल टैक्स जो आप लोग देते रहते हैं वो आपकी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट है, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। अच्छा, उसके लिए फिर देखा जाएगा, बेसिकली जब हम ट्रांसपोर्टर हायर करते हैं ना तो उस टोटल एक्सपेंस में ये चुंगी टैक्स वगैरह टोल टैक्स सारे शामिल होते हैं। भाई अब तुमने हमें बस लाहौर में मिलना है और ये तुम्हारे पैसे, फिर वो हमारे पास नहीं आएंगे। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर हमारा अपना है, लाजमी बात है गाड़ी का पेट्रोल का एक्सपेंस तो आएगा ना, भाई वो कॉस्ट ऑफ एसिड को जाएगा। फिर टोल टैक्स भी हम लोग खुद पे कर रहे होंगे, वो हमारे कॉस्ट ऑफ एसिड को चार्ज होगा। उसे कहा जाता है ऑक्ट्रॉय चार्जेस। ऑक्ट्रॉय चार्जेस, इसे उर्दू में लिखना चाहो तो चुंगी टैक्स, टूल टैक्स के नेम से लिख सकते हो इसको। और ये कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनता है। ओके, डेमरेजिस चार्जेस कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनते, ऑक्ट्रॉय चार्जेस कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनते हैं। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? चले अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। फिर आपसे कहा गया सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर्स के बारे में। मींस दैट कहते हैं कि भाई आपका एसिड लोकेशन एंड कंडीशन तक पहुंच चुका, अवेलेबल फॉर यूज हो गया, आपने उसकी कॉस्ट को डिटरमिन भी कर लिया, अब उसके बाद के एक्सपेंसेस का क्या करना है? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर मतलब बाद में होने वाले एक्सपेंडिचर, हमने इनके साथ क्या करना है? कहते सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू नॉन करंट एसेट्स आफ्टर देयर इनिशियल एक्विजिशन शुड बी कैपिटलाइज्ड एड टू द कॉस्ट ऑफ एसिड। अब जब भी कैपिटलाइज्ड का वर्ड आए ना तो समझ लीजिएगा कि कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनाना है हम लोगों ने। और फिर इफ इट मीट्स द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एंड, कहता है कि बाद, अब देखिए उसने स्टार्ट में आपसे कहा था कि जो कॉस्ट आपने मेजर करनी है ना वो आपने एसिड को उसकी लोकेशन और कंडीशन तक पहुंचने के तमाम तर एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज कर देना है, और उसकी कॉस्ट के ऊपर आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया। अब बाद में बात आती है कि यार एक मरतबा हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया, अब बाद में आने वाले एक्सपेंसेस का क्या करना है? मतलब हमने एक एसी लगवा लिया, वो आया इलेक्ट्रिशियन, उसने हमसे 2 3 4 हज़ार रुपए भी ले लिए, इंस्टॉल भी करके चला गया, उस टाइम पे एसी सही काम कर रहा था, इलेक्ट्रिशियन चला गया, जब हम लोग रात को यूज करने लगे तो एसी ट्रिप कर गया, कोई भी मसला हुआ, हमने अगले दिन दोबारा इलेक्ट्रिशियन बुलवा दिया, उसने दोबारा से उसको देखा तो उसने कहा इसकी तो गैस ही लीक हो गई है। फिर क्या हुआ? एक्सपेंस एक और हो गया, उस दिन 2,000 रुपये उसने मजीद हमसे ले लिए। अब हमारी नजर में तो कल अवेलेबल फॉर यूज हो चुका था, हमने उसकी कॉस्ट भी डिटरमिन कर ली, हमने उसको अपने पास रिकॉर्ड भी कर दिया। अब अगली मरतबा दोबारा इलेक्ट्रिशियन को हमने कुछ ना कुछ चार्जेस पे किए, ये है सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन ये किया गया, क्या ये 2,000 रुपये भी कॉस्ट ऑफ एसिड को चार्ज करूं? तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ये आपके एसिड के क्राइटेरिया को मीट करते हैं एक्सपेंसेस
तो करना, अदरवाइज नहीं करनी। ओके, यहां पे कहा गया कि कैपिटलाइज कब करना है, जब एसिड के क्राइटेरिया को मीट करें, तब तो आप लोग जाके उसको कैपिटलाइज कर दो, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बना दो। लेकिन अगर क्राइटेरिया ही मीट ना करें तो फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, मतलब बाद में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, ये कैपिटलाइज नहीं होते रहते। अगर एक मर्तबा आपका एक एसिड रिकॉर्ड हो गया अपनी कॉस्ट के ऊपर, बाद में उसमें किसी किस्म की कोई खराबी पैदा हो जाती है और आप फिर से मैकेनिक को बुलवाते हो, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करवाते हो, तो वो आपके पास आपकी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगा। ऑल राइट, अच्छा नेक्स्ट सुनो। अब यहां पर उसने सिर्फ ये कहा था कि रिकॉग्नाइजिंग एन एसिड, अगर वो आपके इस क्राइटेरिया को मीट करे तो करना। तो उसमें अब एक्सपेंसिव की बात आ गई, जिसमें रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। कहते हैं रिपेयर्स आर एक्सपेंस्ड, कि अगर किसी किस्म के रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है तो आपने उसको कैपिटलाइज नहीं करना, उसको क्या करना है, एक्सपेंस आउट। कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन नॉन करंट एसेट्स आफ्टर एक्विजिशन इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज incurred to make a repair. This is recognized as an expense in the statement of, आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। तो हमने इसको कैपिटलाइज कब करना है, जब कोई आपका ऐसा एक्सपेंस हो जिसकी वजह से आपके एसेट्स में इंप्रूवमेंट्स आ रही हो, तब आप लोगों ने जाकर उसको कैपिटलाइज करना। लेकिन अगर एक एक्सपेंस की वजह से आपके एसेट्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, सिर्फ एक खराबी पैदा हुई और आपने उसको ठीक कर दिया, तो वो रिपेयर्स एक्सपेंस में जाएगा, वो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं। अब मुझे बताएं कि एक दिन एक एसी वगैरह सेट करके वो चला गया इलेक्ट्रीशियन, अगले दिन खराबी पैदा हुई, वो आया, उसने दोबारा से उसको ठीक किया, हमसे 2,000 रुपये लिए, चला गया, क्या इसी में इंप्रूवमेंट आ गई है? तो फिर एक्सपेंस आउट करेंगे। अब इंप्रूवमेंट से यहां पर क्या मुराद है, यहां पर इंप्रूवमेंट से मुराद है कि अगर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है ना, तो उसकी इंप्रूवमेंट से मुराद है कि अगर पहले वो 1 घंटे में 1,000 यूनिट बनाता था, आपने उसके साथ हैवी मोटर लगा दी। पहले एक छोटी मोटर लगी हुई थी, आपने उसके साथ हैवी मोटर लगा दी, उस हैवी मोटर से वो उसने 30 चलना शुरू किया, तो 1 घंटे में 1,200 यूनिट बना रहे हैं। ये इंप्रूवमेंट है। बात समझ आई आप लोगों को? अब वो जो आपने एक मोटर रिप्लेस की, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेगी, क्योंकि उसकी वजह से आपके एसिड्स में इंप्रूवमेंट आ गई है। इंप्रूवमेंट से क्या मुराद है कि अगर उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए तब। दूसरी इंप्रूवमेंट क्या है, क्या आपको पता है कि आपका एक एसिड है, उसे 5 साल चलना है, 2 साल चल चुका, बाकी उसकी लाइफ के 3 साल बाकी हैं। लेकिन आपने थर्ड ईयर में जाकर उसमें एक ऐसा चेंज किया, उसकी मशीनरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करवाया, और उसके बाद आपको पता चला ये मजीद 5 साल चल सकता है। इंप्रूवमेंट्स है, मतलब आपके अगर एसिड्स में किसी एक्सपेंस की वजह से उसकी यूजफुल लाइफ इंक्रीज हो जाए, तब भी आपने उसको जाकर कैपिटलाइज कर देना। यहां इंप्रूवमेंट से मुराद है इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी और इंक्रीज इन इट्स यूजफुल लाइफ, इसे हम लोग कहते हैं इंप्रूवमेंट्स। अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई बात हो तो आपने कैपिटलाइज करना है, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनाना है। लेकिन अगर इन दोनों में से कुछ भी ना हो रहा हो तो फिर एक्सपेंस आउट करना है, कोई इशू। अब इसको पढ़े इंप्रूवमेंट्स। कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन नॉन करंट एसेट्स आफ्टर रिकॉग्निशन इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हेन इट रिप्रेजेंट्स एन, दिस इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ। In practice, this means that expenditure is capitalized if it improves the assets. अब एग्जांपल दे रहा है, by enhancing its performance,
और एक्सटेंडेड इट्स। आई होप कि अब आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ आ चुकी होगी जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, साइज ऑफ एक्सपेंडिचर्स। बेटा यहां पर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स में आप लोगों की अपनी जजमेंट शामिल होती है कि कौन से एक्सपेंस ने कैपिटलाइज होना है, कौन से एक्सपेंस ने हमारे पास एक्सपेंस आउट होना है। तो उसमें मोस्टली तो ये होता है कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के बाद आप लोगों ने मोस्टली एक्सपेंस आउट करने होते हैं, कैपिटलाइज नहीं करते। कैपिटलाइज करने के लिए सिर्फ एक सिचुएशन है कि अगर आपने कोई ऐसा एक्सपेंस किया जिसकी वजह से आपके एसेट में इंप्रूवमेंट्स हो गई हैं। अब इंप्रूवमेंट से क्या मुराद है कि अगर उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर गई, उसकी परफॉर्मेंस इनहांस कर गई, या उसकी यूजफुल लाइफ में इंक्रीज आ गया, तो फिर आप लोगों ने उसको कैपिटलाइज करना है। तो फिर पुराने पार्ट को डिस्पोज किया जाता है, उसकी कॉस्ट उसमें से निकाली जाती है जो आपके पास पहले से रिकॉग्नाइज हो, और न्यू कॉस्ट को हम लोग इन किया करते हैं। न्यू पार्ट की कॉस्ट को हम लोग पार्ट ऑफ एसिड का, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनाया करते हैं। अब इसके लिए हमारे पास एक सिनेरियो था कि भाई एक गाड़ी है, और उस गाड़ी का जो इंजन है ना 1300 सीसी है। मतलब ऐसे समझ लें जैसे सिटी, 1300 सीसी उसका इंजन मौजूद है। इंजन में पैदा हो गई खराब। अब हमने मार्केट में जाएं तो भाई मार्केट से इंजन भी मिल जाते हैं हमें। अगर हम लोग सेम इंजन लेने के लिए जाते हैं ना 1300 सीसी का, तो उसने कोई ना कोई कॉस्ट बता दी कि उसकी कॉस्ट ये है। लेकिन आप मुझे बताएं, अगर मैं सेम इंजन रिप्लेस कर दूं तो क्या गाड़ी की एफिशिएंसी में कोई इंक्रीज है? भाई पहले भी 1300 सीसी था, अब भी 1300 सीसी है। आपने सिंपली इंजन को रिप्लेस करना था, और न्यू इंजन जितने का भी आ रहा था आपने एक्सपेंस आउट कर देना था, क्योंकि ऑलरेडी पहले वाला इंजन मौजूद है और उनकी वैल्यूज तकरीबन सेम सेम ही होती हैं। फिर उसने कहा कि आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप इस 1300 सीसी वाली गाड़ी में ना इंजन 1800 सीसी का लगवा दें। और 1800 सीसी का जो इंजन है ना, वो हैवी कॉस्ट का है, लाजमी बात है। और आपने 1800 सीसी वाला इंजन ही लगवाया। अब आप लोग उसको कैपिटलाइज करोगे, क्योंकि अगर आप लोग 1300 सीसी वाली गाड़ी में 1800 सीसी का इंजन लगवा रहे हैं ना, तो इसमें इंप्रूवमेंट्स आ जाती हैं। ये एक हैवी, इसमें इंप्रूवमेंट्स हैं। ये एक हैवी गाड़ी आपके पास बन जाएगी। अब वो जो इंजन की कॉस्ट है पुराने वाले को डिस्पोज करेंगे, और न्यू वाला उसमें जाकर कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाता है। क्लियर? लेकिन बेटा ये वाली बातें FR 1 में जाके चेक होती हैं। यहां आपके इनिशियल लेवल के ऊपर वो इतनी हैवी कैलकुलेशंस की तरफ नहीं जाता। इवन कि यही कॉस्ट ऑफ एसिड से रेलिवेंट पॉइंट्स आप लोग FR 1 में जाके दोबारा से पढ़ोगे, और उसमें इन पॉइंट्स में काफी सारी एडिशन शामिल हैं, और आपको ये भी बताएगा कौन कौन सी कॉस्ट को शामिल नहीं करना। लेकिन अपने लेवल के ऊपर आप लोग बहुत ज्यादा इसको पढ़ चुके हो। अब नेक्स्ट देखिए, आपसे कहते हैं साइज ऑफ एक्सपेंडिचर्स। कहते हैं अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब आप लोग देखें कि भाई मेरे पास एक गाड़ी है 20 लाख रुपए की, तो यार उसकी अगर मैं ट्यूनिंग के लिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जाऊंगा तो कितना, 10,000, 15,000, 20,000 लग जाएगा। ऐसा ही है ना? अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक चीज मेरे पास, आपके पास आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन खुद है 10 से 15 हजार रुपए का, और इसकी LCD टूट गई, और मार्केट में बनवाने के लिए गए, उसने कहा कि भाई साहब ये LCD 15,000 रुपए की पड़ेगी, पड़वाओ, न्यू LCD लगवाओगे? मतलब अगर वैसे देखा जाए ना, नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, वो हैवी इन वैल्यू होता है, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता रहता है वो कम होता है वैल्यू में। ऑलराइट, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही चलता है। तो कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर टेंड्स टू इन्वॉल्व लार्जर मॉनेटरी अमाउंट्स देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाउएवर, certain quite large expenditures can still be classified as। अब देखें, कहता है वैसे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम अमाउंट के और जो हैवी अमाउंट्स के होंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। लेकिन कहता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना वो एक हैवी अमाउंट है। जैसे मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, और उसके ऊपर मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी।
अब उस प्रोडक्शन का लोगों को कैसे पता चलेगा कि यार मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, मैंने एक न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया और पाकिस्तान में अब ये न्यू प्रोडक्ट अवेलेबल है, लोगों को कैसे पता चलेगा? थ्रू एडवर्टीजमेंट। और आपको पता है कि एडवर्टीजमेंट इतनी एक्सपेंसिव होती है कि प्लांट इतना महंगा नहीं होता जितनी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिव हो जाती है, लेकिन कैपिटलाइज नहीं होगी। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हमेशा आप लोगों के एक्सपेंस आउट होने हैं। इसी तरह से इंश्योरेंस एक्सपेंस एक अच्छी खासी अमाउंट होती है आपके पास, लेकिन कैपिटलाइज नहीं होती, हमेशा एक्सपेंस आउट जाके होगी, रेवेन्यू एक्सपेंस के तौर पे जो जाके रिकॉर्ड होगी। तो उसने क्या एग्जांपल दी है? एज लॉन्ग दे आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद सेल्स ट्रांजैक्शन और आर पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट से मुराद, जैसे मैंने आपको इंश्योरेंस एक्सपेंस बताया, इंश्योरेंस एक्सपेंस पीरियड कॉस्ट है कि एनुअल इंश्योरेंस एक्सपेंस, तो एक पीरियड को वो कवर करती है। इसी तरह से सेल्स ट्रांजैक्शन, भाई मार्केटिंग करूंगा तो मेरी सेल्स इंक्रीज होगी, अदरवाइज प्रोडक्शन रख के बैठा हुआ हूं, कोई खरीदार ही नहीं है। तो वो जो मार्केटिंग एक्सपेंस है ना, वो बेसिकली सेल्स को इनहांस करने के लिए होता है। तो आप लोगों ने उसको एक्सपेंस आउट ही करना है हमेशा। बात समझ आ गई सब बच्चों को? नेक्स्ट आता है हमारे पास कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कि हमें उस एसेट्स से बेनिफिट्स किस तरह से मिल रहे हैं, हम उसको। अब देखिए, कुछ आपके ऐसे एसेट्स मौजूद होते हैं जो आपको थ्रू आउट द पीरियड सेम सेम बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, जैसा कि आपकी बिल्डिंग, और वो आपने रेंट पर दी हुई है, तो पर मंथ इक्वल रेंट की अमाउंट मिलेगी, आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इक्वल मिल रही हैं। ऑल राइट। लेकिन अगर आपके पास एक प्लांट एंड मशीनरी है, न्यू है तो हैवी प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन जितना पुराना होता जाएगा प्रोडक्शन कम होती जाती है और उसके ऊपर एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं, तो वो पैटर्न डिक्लाइनिंग पैटर्न में हमारे पास आता है। अब यहां पर देखिए, कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अज्यूम्ड टू बी कंज्यूम्ड ओवर द ऑफ द रिलेटिव नॉन करंट एसेट। बेटा अगर कोई एसेट आपको 5 साल की उसकी लाइफ है ना, तो 5 साल तक आपको बेनिफिट देगा। 10 साल की लाइफ है तो उसने 10 साल तक आपको बेनिफिट्स देने हैं। क्लियर? फिर कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडेड, कहते हैं कि जो नॉन करंट एसेट्स है ना आप लोगों के पास, वो आपको सिर्फ 1 साल बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करते, वो जितनी उनकी यूजफुल लाइफ होती है ना, वो अपनी लाइफ तक आपको बेनिफिट देते रहेंगे। जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो सिर्फ करंट ईयर में आपको बेनिफिट देते हैं, उनका नेक्स्ट ईयर से कोई ताल्लुक नहीं, मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स आपको देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देंगे, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देते हैं। Expenditure is assumed to be consumed within a very short period of time. Therefore, capital expenditure are charged to expense। यही वजह है कि देखें, मैंने अगर एक गाड़ी परचेज की तो है तो मेरी कॉस्ट थी, है तो मेरा एक्सपेंस, है तो मेरा कैश का आउटफ्लो ना, ऐसे ही है ना। और उस गाड़ी के ऊपर मैंने एक्सपेंस किया रिपेयर एंड मेंटेनेंस और उसका पेट्रोल डलवाया 10,000 रुपए का, भाई है तो वो भी कैश का आउटफ्लो, है तो मेरा एक्सपेंस। लेकिन गाड़ी को मैंने जाके अपना नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड किया, और जो पेट्रोल और रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे 10,000 लगा वो मैंने जाके एक्सपेंस आउट किया। अब बेसिकली गाड़ी ने भी एक्सपेंस आउट होना है, गाड़ी भी एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होगी, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि 1 साल में नहीं होती। अगर इसकी लाइफ है ना 5 साल और गाड़ी मैंने परचेज किया है 1 लाख रुपए की, तो हर साल मैं 20-20 हजार रुपए एक्सपेंस आउट करता जाऊंगा, मैं पूरा 1 लाख रुपए एक ही साल के अंदर आके एक्सपेंस आउट नहीं कर। बस इतना फर्क होता है कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी एक्सपेंस करना है, आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को तो वैसे ही एक्सपेंस किया हुआ है। सिर्फ फर्क क्या है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करंट ईयर के अंदर जिस साल वो एक्सपेंस होता है उसी साल की प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बन जाता है, जबकि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर अपनी पूरी यूजफुल लाइफ में ग्रेजुअली, मतलब आहिस्ता आहिस्ता
आपके एक्सपेंसेस का पार्ट बनता रहता है, और इस एक्सपेंस को हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन, जो कि अभी हम लोग पढ़ने जाते हैं कि डेप्रिसिएशन हम लोगों ने करनी किस तरह से है। कहते हैं वाया डेप्रिसिएशन, और जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। मतलब अगर टेंजिबल नॉन करंट एसिड्स हैं तो डेप्रिसिएशन, और इंटेंजिबल नॉन करंट एसिड्स हैं तो अमोर्टाइजेशन, एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इसकी यूजफुल लाइफ तक आपने इसको डेप्रिशिएट करते रहना है। फिर कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर चार्ज्ड टू एक्सपेंसेस इन, जबकि कैपिटल एक्सपेंसेस आर चार्ज्ड gradually via depreciation over the period of its useful life. All right. Example 3 देखें क्या लिखा हुआ है। What amount should appear as the cost of premises in the entity's statement of financial position as on 31st March 2015? जी जल्दी से बताएं, आंसर बताएं जल्दी से, शाबाश, कैलकुलेट करें इसको। अब ऐसे क्वेश्चन बेटा आप लोगों के एमसीक्यूज का पार्ट है कि आपको ना एक डाटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा और कॉस्ट ऑफ एसिड, और वो एसिड आपको बता देगा कि आपने कौन से एसिड की कॉस्ट बतानी है उसे। जैसे यहाँ पे व्हाट अमाउंट शुड बी अपेयर टू एज द कॉस्ट ऑफ प्रीमिसेस। प्रीमिसेस से मुराद होता है चार दीवारी, मतलब बिल्डिंग, यूं समझ लें। अब देखें यहाँ पर कहते हैं अब बिजनेस एक्वायर्ड न्यू प्रेमिसेस एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज, तो बेटा ये 400 मिलियन तो एज इट इज कैपिटलाइज हो जाएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखें ऑन 1st जनवरी 2015 इन द पीरियड टू द ईयर एंड 31st मार्च 2015 फॉलोइंग फर्दर कॉस्ट वर इनकर। कहते हैं कॉस्ट ऑफ इनिशियल एडॉप्शन ऑफ द बिल्डिंग, मतलब एक तो ये हो गया ना, ये हम लोगों ने लिया, लेकिन इसको अडॉप्ट करने के लिए इनिशियल कॉस्ट पे की, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेगा। एक तो साथ पे 400 मिलियन, लेकिन जहां पे अमाउंट इन रुपीज 1000 है, तो भाई यहां पर आप लोगों या तो 400,000 इधर लिख दें, या इसको मिलियन में कन्वर्ट करें तो 12 शामिल कर देंगे। ओके। फिर देखें कहता है लीगल कॉस्ट रिलेटिंग टू द परचेज, भाई लीगल कॉस्ट भी हमारी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट। और अच्छा मंथली क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट, भाई देखें ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन आ गई, हर मंथ, मतलब एक मंथ गुजर गया अगले मंथ फिर से दूंगा उनको, नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनता, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है आपके पास। फिर कहते हैं कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग यूनिट्स नेसेसरी फॉर मशीनरी टू बी यूज्ड। अब ये सुने, बात सुने, ये बेटा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग एक फार्मेसी में चले जाएं ना, तो उनके पास वैसे तो इन्वेंट्री के तौर पर मेडिसिन मौजूद होती हैं, लेकिन बहुत सी मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जो आप लोग रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते, उसके लिए उन्होंने कोई रेफ्रिजरेटर वगैरह रखे हुए होते हैं, उसमें मौजूद होती हैं, है ना ऐसा। तो यहां पर भी वो कहता है कि भाई हमारे पास कुछ एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट है, एसी वगैरह हमने लगवाए, क्यों लगवाए, क्योंकि वो जरूरी थे हमारी मशीनरी के लिए, कि मशीनरी ना चलने की वजह से हीटअप हो जाती थी, तो हम लोगों ने वहां पे एसी लगवाए हुए हैं ताकि वो मशीनरी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सके। अब जैसे मैं आपसे एक बात करूं, मुझे एक बात बताओ, मेरा ये क्लासरूम, ये हमारा एक एसिड है, क्या मैं अपने इस पूरे क्लासरूम का एक ही एसिड कंसीडर करूं, या मैं इसमें फर्नीचर को अलग से क्लासिफाई करूं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को अलग से क्लासिफाई करूं, इसमें इक्विपमेंट्स को अलग से क्लासिफाई करूं, कौन सा बेस्ट प्रेजेंटेशन है। तो बेटा यहां पर भी ऐसा ही है भाई, आप अपनी मशीनरी को अलग क्लासिफाई करो, बिल्डिंग को अलग क्लासिफाई करो, और वो जो एसी की कॉस्ट है, वो एसी आपका नॉन करंट एसिड है लेकिन अलग से क्लासिफाई होगा। क्या उसने आपसे नॉन करंट एसिड की कॉस्ट पूछी है? बस इस बात का ख्याल रखना कि अगर नॉन करंट एसिड की कॉस्ट पूछे फिर तो शामिल हो जाएगा, लेकिन उसने कहा प्रेमिसिस की कॉस्ट क्या होगी, प्रेमिसिस की कॉस्ट में एसी नहीं आएगा। ये बात समझ आ गई ना, ही उसमें मशीनरी की कॉस्ट आएगी। भाई वो नॉन करंट एसिड्स है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन वो अपनी क्लासिफिकेशन में जाएगा। अगर मुझसे मेरे टोटल नॉन करंट एसिड पूछे जाते हैं तो मैं इसको ऐड करवा देता, लेकिन उसने ऐसी कोई बात, उसने कहा सिर्फ प्रेमिसिस की कॉस्ट बताओ, प्रेमिसिस की कॉस्ट में एसी या मशीनरी नहीं आ।
क्लियर हो गई है बात। फिर देखें कॉस्ट ऑफ मशीनरी, भाई नहीं आएगी। क्लियर। तो आपके प्रीमिसेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ ये तीन चीजें, एंड द टोटल अमाउंट इज रुपीज 30। क्या आप सब बच्चों को ये बात समझ आ गई? कितने आप में से थे जिन्होंने यही आंसर फाइंड किया था? शाबाश, गुड। और अगर किसी बच्चे को मशीनरी और एयर कंडीशन में कोई इशू था तो क्या अब वो रिजॉल्व हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट देखें। अब बेटा हमारे पास आ जाती हैं जर्नल एंट्रीज। भाई बड़ी सिंपल सी जर्नल एंट्रीज हैं। जैसे स्टार्ट में देखें, कहते हैं व्हेन पेमेंट इज मेड इन कैश। मतलब बात सुनिएगा बेटा, मैंने अपने एक नॉन करंट एसेट परचेज किया, कोई भी नॉन करंट एसेट परचेज किया और उसकी पेमेंट मैंने कैश पे कर दी, तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी मेरे पास? नॉन करंट एसेट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अब अगर सपोज वो फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट। वो व्हीकल्स है तो व्हीकल्स अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। अब वो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट। जनरल एंट्री में कोई इशू? अच्छा नेक्स्ट देखो, कहता है मेड इन एरियर्स, मतलब कि मैं उधार पे ले रहा हूं, तो फिर नॉन करंट एसेट्स डेबिट और अकाउंट पेएबल, मतलब पेएबल टू वेंडर्स फॉर नॉन करंट एसेट क्रेडिट। फिर पेएबल मेरे पास क्रेडिट हो जाएगा, क्या ऐसा नहीं होता? अच्छा फिर क्या कहते हैं, कहते हैं हमने पेमेंट की इन एडवांस एट द डेट ऑफ पेमेंट। मैं कहता है कि मैंने एक नॉन करंट एसेट परचेज करना था और उसकी पेमेंट मैंने एडवांस में कर दी, तो बताओ जिस दिन मैंने पेमेंट की उस दिन मैं क्या जाकर रिकॉर्डिंग करूं? तो बेटा ये बात तो कंफर्म है कि मैं अगर पेमेंट कर रहा हूं तो कैश क्रेडिट। ऑलराइट, अब ये देखना है डेबिट किसको करूं। क्या मैंने एसिड परचेज कर लिया? नहीं, तो एसिड ने डेबिट नहीं होना। तो किस वजह से मैंने पेमेंट की? एडवांस फॉर नॉन करंट एसेट। तो मेरे पास अकाउंट डेबिट कौन सा हो जाएगा? एडवांस टू वेंडर और कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट देखें, कहते हैं पेमेंट इज मेड इन एडवांस एट द डेट द एसेट इज। पहली जो हमारे पास थी एंट्री वो थी एट द टाइम ऑफ पेमेंट। दूसरी एंट्री हमारे पास है कि जिस दिन एसिड आपने रिसीव किया। अब जिस दिन आपने एसिड रिसीव कर लिया, एसिड अकाउंट डेबिट। अब इसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं करोगे क्योंकि वो तो एडवांस में पे कर चुके थे। कैश को क्रेडिट नहीं करोगे, तो अब क्रेडिट किसको करोगे? जब पेमेंट की थी तो देखो डेबिट किसको किया था आप लोगों ने? एडवांस को। तो अब जब इसके अगेंस्ट आपके पास नॉन करंट एसिड आ चुका, तो ये आपका एडवांस यहां पर खत्म हो जाएगा। ये बात क्लियर? तो बेटा डेप्रिसिएशन से रेलिवेंट हम लोगों ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर कर दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर से हमारा फोकस होगा कि डेप्रिसिएशन है क्या और इसकी कैलकुलेशन को किस तरह से हम लोगों ने करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।